अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 स्टेट देखे। पहला स्टेट देखे इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, दूसरा उसकी वेलोसिटी, अब देख रहे हैं उसकी एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम उस पर जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, ठीक है, तो उस पर जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उस गतिज ऊर्जा की तुलना करते हैं हम। तो किसी भी कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन जो है कुल ऊर्जा में गति करता है तो वो जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बराबर मिलती है। ठीक है, तो जब गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बराबर प्राप्त होती है तो उसके लिए हम इक्वेशन लेते हैं कि हम काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा इक्वल टू जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जानते हैं 1/mv² होता है। और पिछले पेज से हमें ये भी पता है कि m भी इक्वेशन नंबर 4 से हमें ये भी पता है कि mv² बटा r इक्वल टू 1/4πε0 इंटू e²/r² होता है। अब उस वैल्यू को हम क्या किए हैं, यहाँ पर लिए हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर इतना होता है और mv² बराबर इतना होता है। तो इस mv² के जगह में हम इस mv² का जितने भी वैल्यू हैं इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार हमें मिल जाता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/4πε0 e²/2r। क्या मिल जाते हैं, e²/2r। अब नाभिक से यदि इसको हम नाभिक से देखें तो उस कंडीशन में नाभिक से यदि उसकी दूरी r है तब उस पर उस इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी। तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो PE पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रही है इक्वल टू -1/4πε0 e²/r मिल जाती है। तो हमें काइनेटिक एनर्जी उसके 2 गुना मिला और पोटेंशियल एनर्जी हमें उसके सिंगल फॉर्म में मिला। अब हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करते हैं। जितने भी एनर्जी है सबको जोड़ते हैं तभी टोटल एनर्जी मिलता है ना। जैसे हम कोई भी बल को देखें तो एक प्रकार का बल है, उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो हम जो उस पर बल लगा रहे हैं वो और उस पर कितना कार्य हुआ वो टोटल निकालते हैं, तो हम उस पर जो एनर्जी क्षय हुआ है उसका पता लगाते हैं। तो इसी प्रकार टोटल एनर्जी निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हमें क्या करना पड़ा, जोड़ना पड़ा। जब इसको जोड़े तो जोड़ने के बाद हम काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन जानते हैं 1/4πε0 होता है, e²/2r होता है। इसी प्रकार पोटेंशियल एनर्जी बराबर जानते हैं 1/4πε0 e²/r होता है। लेकिन यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में फ़र्क इतना है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, तो वो उसकी स्थिति को शो करती है। सपोज उसकी स्थिति जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ना होकर निगेटिव डायरेक्शन हुआ, वो क्लॉकवाइज गति ना करके एंटी क्लॉकवाइज गति कर रहा है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर हम ऋण ले लेते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पोटेंशियल एनर्जी से माइनस मिल जाते हैं और पोटेंशियल एनर्जी में माइनस जो है ये लग जाता है। तो यहाँ जो प्लस हो रहा है, एडिशन हो रहा है, इस माइनस के वजह से ये क्या हो जा रहे हैं, सब्सट्रैक्ट हो जा रहे हैं। 1/4πε0 कॉमन है, निकल गया। e² कॉमन है, निकल गया। 1/r कॉमन है, वो भी निकल गए। तो हम लोगों का बचा क्या है, सिर्फ 1/2 -1/1 बचा है। तो हम लोगों का जब उसको हल किए तो -1
1/2 बचा। जैसे ये सब निकल गया तो 2, यहाँ 1/2 बचा, माइनस यहाँ 1 बचा, इसका 2 हो गया तो -1/2, तो -1/2 आया तो 1/2 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया और जितने भी वैल्यू हैं उसको एज इट इज छोड़ दिए। अब हम जानते हैं, कहाँ से जानते हैं, यदि जो समीकरण 3 प्राप्त किए हैं, समीकरण 3 में एनर्जी E बराबर 1 ये जो समीकरण 3 प्राप्त किए हैं उसमें इस R का वैल्यू, यहाँ से R का वैल्यू रख देते हैं तो हम लोगों को ये समीकरण जो है E7 आया है उसका मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें E = -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E²/2 आप लोग देखेंगे समीकरण 3 को और इसको 3 से 4 बार प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों का हर एक स्टेप क्लियर रहे, बिकॉज ये डेरिवेशन पॉइंट है और IMP भी है। तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E²/2 हो गया, इनटू करके जब हमने क्या किया है तो यहाँ समीकरण ये जो 3 है वहाँ से R का मान को हम यहाँ पर रख दिए हैं। समीकरण 3 में से R के मान को हम समीकरण 7 में रखे हैं, तो समीकरण 3 में R का मान इतना है, चूँकि ये R डिनोमिनेटर में है तो इसीलिए ये वैल्यू जो है पलट गया है। ठीक है, अब जब ये पलटा है फिर E का मान हम लोगों को निम्न प्रकार से मिल गया। अब यदि इसका आगे प्रोसेस करें तो जो जुड़ रहा है उसको जोड़ना है, जो कट रहा है उसको कटा देना है और जो घट रहा है उसको घटा देना है। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन का गुणा हो गया तो एप्सिलॉन स्क्वायर हो गया और ये पाई और पाई से कैंसिल आउट हो गए, ये 4 दूने 8 हो गए, एम है तो एम हो गया, ई और ई का गुणा होकर ई स्क्वायर E⁴ बन गया और n² है वो एज इट इज़ रह गया। और इस प्रकार हम देखें कि यदि यहाँ पर n को छोड़कर बाकी सभी को एक नियतांक मान लिया जाए तो E अनुक्रमानुपाती 1/n² प्राप्त हो जाते हैं। आगे यदि देखें तो इसमें विकिरण की आवृत्ति प्राप्त होती है। विकिरण की आवृत्ति प्राप्त करने के लिए हम जो है ये यहाँ से E का जो मान निकाले हैं, ठीक है, यहाँ से जो E का मान निकाले हैं इस E के मान को 1 और 2 के लिए अलग अलग कर लेना है। तो 1 के लिए हमने me⁴ किया